हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंजीत ह्यूमैनिटीज पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग बिल्कुल नए टॉपिक पे एक वीडियो लेकर के आए हैं। आप लोग को पता है 22 मार्च को हम लोग का पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर अब हम लोग का काफ़ी नज़दीक आ गया है। बस 20 दिन हम लोग के पास बचे हुए हैं। तो इस 20 दिन को हम लोग अच्छे से यूज करने के लिए, तो ये जो 20 दिन है उसको हम लोग सॉलिड तरीके से यूज करने के लिए अब हम लोग हर चैप्टर का, जितने भी चैप्टर हैं, जैसे फर्स्ट बुक में 7 चैप्टर हैं, सेकंड बुक में 1 चैप्टर ज़्यादा है उसमें, ठीक है। तो जितने भी चैप्टर हैं हम लोग के, सब चैप्टर के शॉर्ट समरी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। शॉर्ट समरी में ये नहीं रहेगा आप लोगों को कि पूरी तरीके से बहुत ही जल्दी शॉर्ट तरीके से निपटा दिया जाएगा। ये मैं जो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है और मैंने सारे पॉइंट को कवर कर लिया है। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस किया है, सैम्पल पेपर को हमने एनालिसिस किया है, सैम्पल पेपर के भी हमने क्वेश्चंस को इसमें पुटअप किया हुआ है इस कॉन्सेप्ट में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए भी उसमें कॉन्सेप्ट में हमने ऐड ऑन किया हुआ है। और प्लस हेडिंग बाय हेडिंग एनसीईआरटी में जितनी भी आपकी हेडिंग है, बैठ जाइए एनसीईआरटी को ओपन करके, और एनसीईआरटी के एक एक हेडिंग से मैं किस तरीके से आपको नोट्स बना करके बता रहा हूँ, किस तरीके से मैं टॉपिक को आपको एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसको देखिएगा। देखिए दोस्तों, दूसरे चैनल पे आप देख रहे होंगे जो शॉर्ट वीडियो है, आपको जहाँ पे भी मिल रहे होंगे शॉर्ट वीडियो, आप उसको देख रहे होंगे। काफ़ी जल्दी में वीडियो को कंप्लीट किया गया है। तो देखिए, वहाँ पर तो आप 10 मिनट 15 मिनट अपने बचा सकते हो, लेकिन आपके अगर कॉन्सेप्ट ही छूट जाएंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं तैयार रहेंगे, तो फिर काहे का फिर वीडियो देखने का फ़ायदा। तो देखिए, यहाँ पर आपको 10 मिनट ज़्यादा लगे, 30 मिनट का वीडियो होगा, मैक्सिमम मैं 30 से 40 मिनट आपका लूँगा और उसमें पूरा चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करके दे दूँगा। तो पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर अब वीडियो इस पर ही आने वाली है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। और नीचे कोई सजेशन हो चैनल तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन को दे दीजिएगा, ठीक है। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हो। देखिए, ये जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को, आज जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मुझे नीचे कमेंट में पीडीएफ की डिमांड कर सकते हो, या मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सअप करके भी पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपना पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और नोट डाउन करते रहिए इस हेडिंग को। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है एनसीईआरटी में आप देख रहे होंगे, तो है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट। जैसा कि आपको पता है कि 1947 में हम लोग को आज़ादी मिल गई थी। तो 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी, उस टाइम पे हमारा जैसे ही आज़ादी मिली पार्टीशन हो गया। तो पार्टीशन उस टाइम पे हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस थे, नया जो हमारा नेशन स्टेट था क्या क्या चैलेंजेस थे। तो देखिए, हमने एक टॉपिक बांटा हुआ है, पार्टीशन एंड इट्स आफ्टर मैथ। जैसे ही पार्टीशन हुआ तो आप लोग सबसे पहले एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी आता है तो आप इसी हेडिंग के अकॉर्डिंग करना, हेडिंग के अकॉर्डिंग। उस समय सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, मास डिस्प्लेसमेंट। मास डिस्प्लेसमेंट मतलब इंडिया से पाकिस्तान, यहाँ के माइनॉरिटीज उधर भाग रहे थे, पाकिस्तान से जो उधर के माइनॉरिटीज थे इंडिया की तरफ भाग रहे थे। तो यहाँ के वहाँ के लोगों को यहाँ पर सेट करना, उनको खाना देना, उनको एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना, ये सारी चीज़ों को मास डिस्प्लेसमेंट में हमें कवर करना है, ठीक है। तो उधर से जो लोग इधर आए थे उनको पूरी तरीके से हमें सेटल्ड करना, उनको इकोनॉमिक तौर से, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से जो दौर से गुजर रहे थे, जो माइग्रेटेड लोग थे उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, ये हमारा सबसे बड़ा उस समय प्रॉब्लमेटिक कंडीशन थी, ठीक है। सेकंड, उस समय इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, कम्युनल वायलेंस चल रहा था। हिंदू और मुस्लिम का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे थे। तो लार्ज स्केल पे राइट चल रहा था, किलिंग चल रही थी। तो दूसरा हमारा प्रॉब्लम उसमें था कम्युनल वायलेंस का। थर्ड प्रॉब्लम हमारा क्या था, 1947 के टाइम पे रिफ्यूजी जो आए हुए थे उनको रिहेबिलेट करना था। रिहेबिलेट मतलब उनको हर चीज़ को प्रोवाइड करना, जॉब प्रोवाइड करना, क्योंकि देखिए आए हैं तो उनको तो जॉब चाहिए, हाउस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सब चीज़ चाहिए उनको। तो उनको रिफ्यूजी को पूरी तरीके से एक बढ़िया से लाइफ प्रोवाइड करना। 3 हेडिंग हो गए, 3 हेडिंग में ही आप इसी तरीके से हेडिंग डाल करके ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमने हेडिंग इसमें बनाया हुआ है पॉलिटिकल एंड द डिप्लोमेटिक डेमोक्रेटिक चैलेंज। उस टाइम पे देखिए, जब इंडिया जब नया 1947 में बना हुआ था, तो सबसे पहले वहाँ पर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना था, क्योंकि हमने उस टाइम पे हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम और इलेक्शन कराना था।
सबको हमने उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दे करके फिर से इलेक्शन कराना था। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सेटअप करना ये हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंजेस था। सेकंड इसमें क्या था, ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था उस समय, 2 साल लगभग नियर अबाउट 3 साल लग गए हमें। तो हमें अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, ये हमारे पास उस समय ये प्रॉब्लम था, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, आपको पता है कुछ टाइम पे नियर अबाउट 565 प्रिंसली स्टेट थे जिनको क्या करना था, इंडिया के साथ यूनाइट करना था। क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे उनको जब ब्रिटिश जब यहाँ से जाने लगे तो वो बोले या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या तो चाहो तो फ्री रह लो। तो यहाँ पर 3 मेजर जो पॉलिटिकल में आप लोग अपने क्वेश्चन में लिखिएगा, तो फॉर्मेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करना, डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और प्रिंसली स्टेट को क्या करना, इंटीग्रेशन करना इंडिया के साथ, ये हमारा कवर हो जाता है। फिर थर्ड टॉपिक में चलते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस समय था। उस समय आपको पता है इंडिया काफ़ी पुअर कंडीशन से गुजर रहा था, काफ़ी पॉवर्टी हमारे पास थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, इंडस्ट्री नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें आप सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप मेंशन कर दीजिएगा इंडिया के चैलेंजेस में। पॉवर्टी कोट कर दीजिएगा, सोशल रूप से इनइक्वलिटी थी, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, कुछ लोगों के पास बिल्कुल लेस प्रॉपर्टी थी, लैंडलेस लेबर थे। तो ये 4 चीज़ें जो डिफरेंस क्रिएट करती थी वो सोशल इनइक्वलिटी को दिखाती थी उस टाइम पे। इस चीज़ों को आप कोट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें टॉपिक में मैंने ऐड ऑन किया हुआ है, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ। उस समय पे हमारे पास इंडस्ट्री की कमी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जिस टाइम पे आए हुए थे तो उन्होंने इंडस्ट्री को पूरी तरह से बिल्डअप होने नहीं दिया था। एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं थी उस समय, हमारे पास व्हीट राइस सब चीज़ें नहीं होती थी। देखिए ग्रीन रिवोल्ट बाद में आया, आज हम इनफ मात्रा में सब चीज़ें ग्रो करते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम लोग अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाते थे। ये 3 क्राइसिस थी उस टाइम पे। तो चलिए पहला वाला जो हमारा हेडिंग था, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट, हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकंड हेडिंग पर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा दूसरा जो एनसीईआरटी का जो टॉपिक है ना, हेडिंग है ना, उसमें 3 चैलेंजेस लिखे हुए हैं। तो 3 चैलेंजेस को हमने हेडिंग बाय हेडिंग में बांट लिया है, उसी को हमने हेडिंग बाय हेडिंग में बांट लिया है। तो आप उसको 1 बाय 1 करके समझते रहिए। तो उस समय चैलेंज फेस बाय द इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या थी, नेशन बिल्डिंग एंड यूनिटी को अपने मेंटेन करना था। तो यूनिटी को कैसे, हमारे देखिए डाइवर्सिफाई लैंग्वेज है, अब यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर के लोग अपनी अपनी डिमांड रखने लगे थे कि मुझे इस लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बना दीजिए, इस लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट। तो डाइवर्सिफाई इन लैंग्वेज, रिलीजन में हमारा डाइवर्सिटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, काफ़ी सारे रिलीजन यहाँ पर रहते हैं, काफ़ी सारी हम लोग की कल्चरल है, काफ़ी सारी लैंग्वेज है, लेयर अबाउट 5000 लैंग्वेज है। तो ये सारी चीज़ों को एक साथ मिला करके रखना, यूनिटी में रखना, ये हमारी सबसे बड़ी चैलेंजेस थी उस टाइम पे, ठीक है। फियर ऑफ द डिसइंटीग्रेशन, इंडिया में अपर जो लीडर थे उनको एक डर था कि फिर से क्या हो जाएगा, इंडिया कई पार्ट में टूट जाएगा। अभी इंडिया 2 पार्ट में डिवाइडेड था, अब लोगों को फियर था कि और पार्ट में ना टूट जाए, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज रिलीजन एंड कल्चर में क्या है, डाइवर्सिटी है, ठीक है। थर्ड हमारा प्रॉब्लम उस समय क्या चल रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। हमने बता दिया कि 565 प्रिंसली स्टेट थे जिनको क्या करना था, जिनको मर्ज करना था इंडिया से, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। सेकंड इस समय कंसर्न क्या चल रहा था, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन एंड द स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन मतलब चैलेंजेस ऑफ पार्टीशन। उस समय पार्टीशन में इतने ज़्यादा वायलेंस हो गए थे, रिफ्यूजीज क्राइसिस हो गए थे, इस चीज़ों को हमें एड्रेस करना था, ठीक है। डिफाइनिंग एंड द नेशनल आइडेंटिटी, उस समय देखिए अपनी नेशनल आइडेंटिटी को मेंटेन करना था, वर्ल्ड वाइड अपने नेशनल को क्या करना था, बैलेंस करना था, रीजनल में नेशनल में। रीजन में भी देखिए टेंशन हो रहा था, टेंशन किससे था, हमारा पाकिस्तान से टेंशन था, ठीक है। तो इस समय नेशन पे अपनी एक आइडेंटिटी को पूरी तरीके से मेंटेन करना, एक इंडिया को एक नेशनल आइडेंटिटी देना, ये भी हमारे पास उस समय चैलेंजेस था। इसको आप लोग पॉलिटिकल इंटीग्रेशन एंड स्टेबिलिटी करके कोट करके आप ये हेडिंग बना करके एग्जाम में लिख करके आ सकते हो। रोल ऑफ द लीडरशिप, इस समय लीडरशिप जो है, विजनरी लीडर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, यूनाइट किया था सब चीज़ों को, सबको एक साथ उन्होंने यूनाइट किया, इंटीग्रेट किया, और 565 जो प्रिंसली स्टेट थी उनको एक साथ लेकर के एक कंट्री बना दिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में इसमें हमने क्या रखा है, डेमोक्रेसी उस समय इस्टेब्लिश करनी थी। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है। तो डेमोक्रेसी वाले कॉलम में आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले डेमोक्रेसी के लिए सबसे बढ़िया एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे लोगों की बात हो, ट्राइबल की, दलित की, माइनॉरिटीज़ की, सबकी बात हो, सारे इंडिया की बात हो उसमें, और सारे लोग उसको क्या करें, अडॉप्ट करें। जितने भी लोग हैं इंडिया में, जितने भी डाइवर्सिफाइड लोग हैं, सब लोग उसको क्या करें, अडॉप्ट करें, इसकी बात होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस चीज़ों को हम लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे, यूज किए थे। थर्ड है
थर्ड में हम लोग दूसरा क्या देखें, कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी देनी थी, सबको वोटिंग राइट देना था। आपको पता है कि इंडिपेंडेंस से पहले सबकी वोटिंग राइट सबको नहीं थी, केवल जो अमीर जमींदार होते थे उनको वोटिंग राइट थी। अब यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना था, क्योंकि इंडिया का ये पहला इलेक्शन था, तो इसमें फर्स्ट इलेक्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म कराने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था। तो ये हमारा चैलेंजेस था। डेवलपिंग द डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को स्ट्रेंथन करना था। डेमोक्रेसी को लोगों को समझाना था कि डेमोक्रेसी कैसे लेकर आना है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को समझाना था, गवर्नेंस को समझाना था। ये भी हमारे पास एक उस समय एक चैलेंज के रूप में आया था। ठीक है, उसके बाद से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको पता है कुछ समय सोशल और इकोनॉमिक रूप से हम कम डेवलप थे। हमारी उस समय पॉवर्टी थी, काफ़ी ज़्यादा हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाए थे। एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स उस समय हम लोग फेस कर रहे थे, जिसको आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। सोशल जस्टिस लेकर के आना था, मतलब सोसाइटी में एक पूरी तरीके से जस्टिस लेकर आना था। प्रोटेक्शन देना था कॉन्स्टिट्यूशन में किसको, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में, जो पीजेंट हैं, जो लेबर क्लास है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं, उनको हमें मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को क्या करना था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना था। तो इस चीज़ों के लिए भी हम लोग क्या करना था उस समय पे, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी लेकर के आना था। ठीक है, नेक्स्ट है वुमेन्स राइट एंड द एम्पावरमेंट। वुमेन्स को हमें एम्पावर करने के लिए उनके कुछ राइट्स देने थे, जेंडर इक्वलिटी लेकर के आनी थी। तो इसके लिए भी हमें उस समय मेजर्स करने थे। ठीक है, ये भी हमारा एक मेजर चैलेंजेस था। रिलीजियस एंड द कल्चरल फ्रीडम, लोगों को रिलीजन एंड द कल्चरल का फ्रीडम देना, ये भी हमारा एक क्या था उस समय पे मेजर चैलेंजेस था, कि सब लोग अपने रीजन के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से अच्छे तरीके से गवर्न हो सके। ओके, नेक्स्ट आखिरी जो इसमें मैंने टॉपिक डाला हुआ है, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। देखिए उस समय बॉर्डर इश्यू हुआ था इंडिया और पाकिस्तान से। चाइना भी हमारा कोई बहुत ही खास तो नहीं था, देखो टेंशन नहीं हुई थी, लेकिन हमारा चाइना भी एक तरीके से थ्रेट के रूप में था। कोल्ड वार का टाइम चल रहा था, तो नॉन अलाइन मूवमेंट भी चल रही थी उस टाइम पे, और कोल्ड वार को भी हमें पूरी तरीके से कर्टल करना था। तो ये चीज़ों को आप सिक्योरिटी वाले चीज़ों में लिख सकते हो। ये सारी मेजर चीज़ें थी जो उस टाइम पर चीज़ें चल रही थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी को लेकर के आप बैठे रहिए, हेडिंग बाय हेडिंग को करके आप मैच कराते हुए करते जाइए। एकदम इजी तरीके से आप पूरा चैप्टर समझ लोगे। 30 मिनट के अंदर आपको एक चैप्टर पूरी तरीके से समझा करके, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, सारा चीज़ करा के मैं चला जाऊँगा। ठीक है, तो पार्टीशन एंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द रिहेबिलिटेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ द पार्टीशन आप लोग को पता है कि उस समय जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी जिन्ना की, सेपरेट मुस्लिम स्टेट के लिए, तो वो हमेशा डिमांड करते रहते थे कि हमें मुस्लिम स्टेट चाहिए। मुस्लिमों के लिए एक अलग सा वो उनको कंट्री की डिमांड थी। तो मुस्लिम लीग की डिमांड की वजह से हमारा पूरा का पूरा इंडिया क्या हुआ, पार्टीशन हो गया। तो टू नेशन थ्योरी, कॉज ऑफ द पार्टीशन आपको पता ही है। पॉलिटिकल राइवलरी उस समय चल रही थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में गवर्नमेंट बनाने को लेकर के कई सारे चीज़ों को लेकर के इश्यू चल रहा था। तो ये भी एक कॉज था पार्टीशन का। थर्ड, हमारे ब्रिटिशर्स ने भी आग में घी डाल दिया। उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल किया इंडिया में। उनको मुस्लिमों को हिंदूज के अगेंस्ट डिवाइड किया, हिंदूज को मुस्लिम के अगेंस्ट डिवाइड किया। फलस्वरूप क्या हमें मिल गया, पूरी तरीके से हमारा इंडिया क्या हुआ, डिवाइडेड हो गया। ओके, तो डिवीजन के कॉजेज ऑफ पार्टीशन की ये 3 थ्योरी आप लिख करके आओगे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में क्या करना था, हमारा पार्टीशन कैसे हुआ था। हमारा पार्टीशन जो हुआ था, जहाँ जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे उसको क्या बना दिया गया, पाकिस्तान बना दिया गया। सपोज दैट अगर देखिए ये हमारा इंडिया है। ठीक है, सपोज दैट ये हमारा इंडिया है, तो इस साइड में पाकिस्तान बन गया और इस साइड में पाकिस्तान बन गया। इधर पंजाब की साइड में मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थी, तो यहाँ पर पाकिस्तान बना दिया गया, और इधर बंगाल की साइड में मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थी, तो यहाँ पर पाकिस्तान दोनों साइड में बना दिया गया। ठीक है, तो रिलीजियस मेजॉरिटी जहाँ जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी वहाँ पाकिस्तान बना दिया गया, हिंदू मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग इंडिया बना दिया गया। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा एरिया नहीं था जहाँ पर मुस्लिम के साथ साथ हिंदू ना हो या हिंदू के साथ मुस्लिम ना हो। तो दोनों एरिया में दोनों रिलीजन वाले लोग रहते थे। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अभी भी इंडिया में या उस टाइम पे भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम थे, तो कोई ऐसा बेल्ट नहीं था जो मुस्लिम बेल्ट था या हिंदू बेल्ट था। ये अपने माइंड में हमेशा रखना है आपको। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की बात करते हैं, किस तरीके से प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में हुआ था। तो
हमने देख लिया रिलीजियस मेजॉरिटी में हम लोगों ने पहला चीज़ देख लिया, क्रिएशन ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट पाकिस्तान हम लोगों ने देख लिया, कंट्रोवर्सी इन द मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, कंट्रोवर्सी इन द मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में यही देखेंगे कि कोई भी ऐसा एरिया नहीं था इंडिया में जो एक एरिया जहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो हर जगह पर हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे। उस समय हमारा कल्चर एक ऐसा था कि सब जगह पर हम लोग एक जगह एक साथ रहते थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक लीडर का हम लोग कोट करना है, खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां जो थे वो जम्मू कश्मीर के थे, ये हमारे एनसीईआरटी में भी था, जम्मू कश्मीर के ये लीडर थे। तो जम्मू कश्मीर के जो लीडर थे उन्होंने अपोज कर दिया था, ये मुस्लिम होते हुए भी, कि मैं इंडिया के साथ ही रहूँगा, मैं पाकिस्तान में नहीं जाऊँगा। ये भी चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं और आपको इसको कोड करके आना है। तो कॉजेज ऑफ पार्टीशन को हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या कॉजेज थे पार्टीशन के। फिर उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इम्पैक्ट ऑन द पंजाब एंड द बंगाल। पंजाब और बंगाल में क्या इसका वो पड़ा, देखिए पंजाब और बंगाल में सबसे ज़्यादा वायलेंस हुआ तो पंजाब और बंगाल में हुआ, क्योंकि यहीं से डिवीज़न हुआ था, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, विलेज बाय विलेज पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया गया। अब लोगों को पता ही नहीं था कि रात तक नहीं पता था कि उनको पाकिस्तान में रखा जाएगा कि इंडिया में रखा जाएगा। एकाएक एक रेड एंड क्लिफ लाइन को मार्क कर लीजिए, यही लाइन खींची गई थी। रेड क्लिफ लाइन को ड्रॉ करके कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, कुछ लोग इंडिया में चले गए थे। तो उनको पता ही नहीं था कि वो पाकिस्तान में रहेंगे कि इंडिया में रहेंगे, और वो डिवाइड होकर के पाकिस्तान में चले गए और इंडिया में चले गए, और एक्सट्रीम वायलेंस हो गई। उधर के साइड में जो हिंदू और सिख थे उनको उधर के लोग वायलेंस करने लगे, उनके लेडीज़ के साथ मिसबिहेव करने लगे, और इधर के साथ में जो हिंदू थे उनके साथ मिसबिहेव करने लगे बदले में, रिटेलिएशन में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। फोर्थ है रिफ्यूजी क्राइसिस एंड रिहेबिलिटेशन। आप लोगों ने देख लिया, रिफ्यूजी उधर से इधर आए, इधर से उधर गए, मास माइग्रेशन हुआ दोनों के साइड में। लॉस ऑफ होम एंड आइडेंटिटी, उनके घर छिन गए, उनके आइडेंटिटी छिन गई, उनके परिवार बिछड़ गए, उनके घर में सिस्टर एंड मदर के साथ मिसबिहेव हुआ। तो चैलेंजेज ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों तरफ की गवर्नमेंट को चैलेंजेज हुआ, उनको जॉब प्रोवाइड करना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, ये चीज़ें एक चैलेंजेस के रूप में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है एनसीईआरटी की, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए पार्टीशन के, वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। मैसिव पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, देखिए हम लोगों को स्टार्टिंग से मैं वीडियो में बता रहा हूँ, मैसिव पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, दोनों तरफ के पॉपुलेशन इधर से उधर गए, इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से लोग भाग करके इंडिया आए, वहाँ पर जो हिंदू और सिख छूट गए थे वो भाग करके इंडिया आए, यहाँ पर जो मुस्लिम थे कुछ लोगों ने बोला कि मुझे पाकिस्तान जाना है तो वो भाग करके पाकिस्तान गए, ड्यू टू द रीजन ऑफ द वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो नियर अबाउट 80 लाख लोग इधर से उधर हुए, रिफ्यूजी क्राइसिस हुए, इधर के उधर रिफ्यूजी हो गए, इधर से उधर रिफ्यूजी हो गए। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है गदर, आप लोग देखनेगा, ओल्ड वाली, न्यू वाली नहीं, जो पुरानी वाली जो गदर है उसमें चीज़ दिखाया गया है कि पार्टीशन के टाइम पे क्या हो रहा था। कम्युनल वायलेंस एंड द मास किलिंग, ये चीज़ें आपको पता है, उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ, मास किलिंग हुई। राइट्स एंड मैसेकर हुआ, जहाँ पे हिंदूज मेजॉरिटी लोग थे वहाँ पे मुस्लिम के साथ मास किलिंग हुई, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे वहाँ पे हिंदू के साथ मास किलिंग हुई, फीमेल के साथ काफ़ी ज़्यादा वो हुआ। सिटी डिवाइडेड हो गए, कम्युनल जोन बन गया, लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरीके से मास किलिंग की गई, कई लोगों को मारा गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हुई। ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन में आप मेंशन करके आइएगा। नेक्स्ट है एट्रोसिटीज अगेंस्ट द वुमेन एंड द चिल्ड्रन। वुमेन एंड चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा इसमें परेशान होते थे, क्योंकि बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, बच्चों को भी मारा गया, वुमेन के साथ मास रेप किया गया, उनके साथ मिसबिहेव किया गया। आज भी कई सारे वुमेन्स वहाँ पर मिसिंग हो गई, काफ़ी ज़्यादा फीमेल वहाँ पर मिसिंग हो गई। तो फैमिली ने जब देखा कि उनके वुमेन के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, तो फैमिली ने ऑनर किलिंग कर दिया, अपने घर के डॉटर को, सिस्टर को, बच्चों को खुद ही अपने हाथ से मार दिया, उनको पॉइजन खिला दिया, उनको शूट कर दिया। तो इस तरीके की भी चीज़ें आ गई। एडक्शन एंड द फोर्स कन्वर्जन, उनको कन्वर्जन किया गया, उनको किडनैप किया गया, उनको फोर्सफुली मैरिज किया गया, हिंदू से मुस्लिम बनाया गया, मुस्लिम से हिंदू बनाया गया। इस तरीके की चीज़ें भी उस टाइम पे की जाने लगी थी। चिल्ड्रन सेपरेटेड फ्रॉम फैमिली, बच्चे छोटे छोटे अपने परिवार के साथ से बिछड़ गए, बच्चे कहाँ चले गए उनको कुछ नहीं पता चला उस टाइम पे। वहाँ पर नियर अबाउट इतनी भयानक कंडीशन थी कि आज वो कंडीशन याद करने समय भी आदमी को डर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक मैंने बना रखा है, इसी में एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इकोनॉमिक डिवीजन। उस समय एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरी तरह से फेल हो गया था, गवर्नमेंट का जो डिवीजन था, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज थी पूरी तरीके से, ये भी पार्टीशन हुई थी। देखिए जब पार्टीशन हुआ था तो केवल लैंड का बंटवारा नहीं हुआ था कि इंडिया में लैंड का बंटवारा हो, पंजाब का बंटवारा कर दिया या बंगाल का बंटवारा कर दिया, रेलवे की भी बंटवारा हुआ था, ब्यूरोक्रेसी का बंटवारा हुआ था, मिलिट्री का भी बंटवारा हुआ था, इनफैक्ट ये टेबल, कुर्सी, चेयर, ये सारी चीज़ों का भी बंटवारा हुआ था, ठीक है। बुक, पेंसिल, बैंड, इंस्ट्रूमेंट, सब चीज़ का डिवीजन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में।
तो ये एक तरीके से इकोनॉमिक रूप से डिवीजन हुआ था, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था, एक कंसर्न था, क्योंकि उस समय इंडिया ऐसे कंडीशन में नहीं था कि इकोनॉमिक रूप से स्टेबल हो, ये सब चीज़ के लिए प्रिपेयर हो, और इस तरीके की सीन उस समय देख रहे थे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक डिवीजन में। ओके, उसके बाद से साइकोलॉजिकल एंड द कल्चरल इम्पैक्ट। यहाँ पर देखिए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, लोग शॉक में चले गए, जिनके घर के साथ फीमेल के साथ मिसबिहेव हुआ, जिनके साथ खुद के साथ मिसबिहेव हुआ, वो पूरी तरीके से शॉक्ड में चले गए। तो यहाँ पर ए डिवीजन ऑफ हार्ट हो जाता है, मतलब एक दिलों को बांट दिया गया, क्योंकि लाखों सालों से, हजारों सालों से लोग एक साथ इमोशनली लोग कल्चरल रूप से जुड़े हुए थे, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे, लेकिन यहाँ पर इमोशनल एंड कल्चरल सेपरेशन एक रात को क्या किया गया, रेड एंड क्लिफ लाइन बना करके उनको डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पर ये डिवीजन ऑफ हर्ट होता है, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है, डिवीजन ऑफ हर्ट होता है, ठीक है। डिपिक्शन इन लिटरेचर एंड द फिल्म, और इसमें कई सारे मूवी बनाई गई, जैसे गर्म हवा, गदर, ये सारी मूवी को इस तरीके से फिल्म में आज आप देख करके फील कर सकते हो कि उस समय कितना कंडीशन खराब था। उसके बाद से रिलीजियस एंड सोशल टेंशन, कम्युनलिज्म से रिलीजियस एंड सोशल टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ थे इंडिया में, जो मुस्लिम रह गए या वहाँ पर जो हिंदू रह गए, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव किया गया, ठीक है। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम में निकल करके आई थी इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। देखिए ये आपके पेज नंबर 13 पे यही हेडिंग है कि इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। आप हेडिंग वाइज हेडिंग करते जाइए, नोट्स का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, वीडियो देख लीजिए, हेडिंग बाय हेडिंग मैं आपको करा रहा हूँ। इस तरीके से कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, किसी भी चैनल पे आपको इस तरह से नहीं मिलेगा। तो हेडिंग बाय हेडिंग करते जाइए, नोट्स को पढ़ लीजिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट उस समय सबसे बड़ी चैलेंजेस थी। उस समय पे क्या था, 565 नियर अबाउट प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है। 565 प्रिंसली स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो वो नियर अबाउट वन थर्ड या 1/4 हो जाती हैं पूरे इंडिया को। अगर प्रिंसली स्टेट उस समय जो थी, प्रिंसली स्टेट पूरी तरीके से उस समय जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो ब्रिटिशर्स ने उनसे क्या बोला, या तो आप ज्वाइन कर लीजिए इंडिया को। 565 थे वो पूरी तरीके से, अगर वो देखा जाए तो 1/3 इंडिया को बनाते थे पूरी तरीके से। तो ब्रिटिशर्स ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट करके चले गए, उनको बोले कि आप पूरी तरह से फ्री हो, या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या तो आप खुद एक नया देश बना लो। अब सोचिए इंडिया में 565 देश बन जाए, आज के टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों याद किया जाता है, क्योंकि 565 देश वो बनने नहीं दिए, उन्होंने 565 प्रिंसली स्टेट को सबको इंडिया में मर्ज कर दिया। तो सोचिए कितने विजनरी लीडर थे, कितने बड़े लीडर थे उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये जितने भी थे प्रिंसली स्टेट थे, जब ब्रिटिश का टाइम था तो ये 1/3 नियर अबाउट 1/3 इंडिया का ये पार्ट खुद गवर्न करते थे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट करके छोड़ के रखा हुआ था, तो इसको अब टैकल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टैकल किया, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ से हो गई, जो उस समय जो राजा थे, जो नवाब थे, बाकी 565 में से मैक्सिमम लोगों ने क्या किया था, ज्वाइन कर लिया था। लेकिन कुछ जो होते हैं ना बिल्कुल नहीं मानते हैं, उनको हमेशा जो लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं आप मना सकते हो, तो यहाँ पर वो रिफ्यूज कर देते हैं कि इंडिया को मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं फ्री रहूँगा। अब जैसे इसमें कौन कौन से थे जो नहीं मान रहे थे, ट्रावनकोर थे, हैदराबाद थे, मणिपुर थे, नवाबा भोपाल थे। ये लोग क्या करने लगे, ये बोले कि नहीं, मैं इंडिया के साथ में साइन नहीं करूँगा और मैं अलग बनाऊँगा। अब यहाँ पर इंडिया के पास साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि देखिए, सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ, सपोज दैट इंडिया ये है, ठीक है, ये पूरा मान लीजिए इंडिया है। अब यहाँ पर हैदराबाद है, यहाँ पर भोपाल है, तो इन लोगों को हम कैसे कंट्री बनाने के लिए दे सकते हैं, ये इधर से फ्लाइट से कैसे जाएंगे, ये लैंड रूट से कैसे जाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं था इनको कंट्री। हमारे साथ ही लाखों साल से पहले से थे, तो इनको कंट्री बनाने की इजाज़त हम कैसे दे सकते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिल्कुल बोल दिया कि आपको इंडिया के साथ ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे साथ सबसे बड़ा टेंशन आ गया था कि ये जो स्टेट हैं, जैसे ट्रावनकोर हो गया, हैदराबाद हो गया, भोपाल हो गया, मणिपुर हो गया, जूनागढ़ हो गया, कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सारी चीज़ों को हमको क्या करना था, हमको अपने मर्जर कराना था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम निकल करके उस टाइम पे आ रही थी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है, कौन सा हेडिंग है, एनसीईआरटी में देखिए आप, गवर्नमेंट अप्रोच टू इंटीग्रेशन। गवर्नमेंट अप्रोच टू इंटीग्रेशन के देखेंगे कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था, जो 4-5 बच गए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें क्या थे, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उप प्रधानमंत्री थे, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे, ठीक है। और उन्हीं को जिम्मेदारी गई थी नेगोशिएशन करने के लिए प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए
नेगोशिएशन करने के लिए तो पहले एक तरीका होता है कि आप उनको डर दिखाइए, कि इंडिया की मिलिट्री पावर का डर दिखाइए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही चालाक थे, उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से इस चीज़ों को सॉल्व किया। डिप्लोमेटिक तरीके से मतलब उनको बातचीत के टेबल पर लेकर के आए, जितने भी लोग नहीं मान रहे थे उनको बातचीत के टेबल पर लेकर के आए और डिप्लोमेटिक तरीके से उनको वो किए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चैलेंजेस क्या थे। 26 प्रिंसली स्टेट उड़ीसा के थे और वहाँ पर जिसमें 14 जो थे काफ़ी बड़े बड़े थे, मतलब पूरी उड़ीसा को कवर करते थे। और 119 स्मॉल स्टेट इन द सौराष्ट्र महाराष्ट्र के साइड में ये सारे 119 स्मॉल स्टेट बना करके रह रहे थे। मतलब प्रिंसली स्टेट के जो थे ना वो इतने साइज में इतने ज़्यादा बड़े थे कि अगर उनको नहीं मर्ज किया जाता तो अगर आप दिल्ली से आप तमिलनाडु जाते तो कम से कम 10 कंट्री को क्रॉस करके 10 कंट्री का आपको वीज़ा लेना पड़ता, 10 कंट्री का आपको पासपोर्ट लेना पड़ता। तो ये थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कितने विजनरी लीडर थे और कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका इंडिया के लिए, उन्होंने सब चीज़ को क्या किया, यूनाइट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जब जाते हैं उनसे डिप्लोमेटिक तरीके से बात करने के लिए, तो सबसे बड़ी बात है कि मोस्ट प्रिंसली स्टेट स्वागत करते हैं उनका और बोलते हैं कि वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर है। कुछ क्या करते हैं वो बोलते हैं कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हमें कुछ प्रीवी पर्स चाहिए। तो यहीं पर देखिए उनको प्रीवी पर्स दिया जाता है, उनको कुछ तरीके से ऑटोनॉमी दी जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल तुरंत के लिए मान जाते हैं उनको, ठीक है कुछ आपको मैं ऑटोनॉमी दे दूंगा, कुछ आपको छूट दे दूंगा, कुछ आपको बेनिफिट दूंगा, कुछ आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट दूंगा, कुछ आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, आप अपने आप को राजा कहलाइएगा लेकिन आप इंडिया का पार्ट बन जाइए। इस तरीके के कुछ तरीके से उनको बहला फुसला करके सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको मनाते हैं कि आप इंडिया में किसी तरीके से पैसे लेकर के कुछ भी करके आप आ जाओ। ठीक है, नेशनल को यूनिटी को हमें क्या करना था, स्ट्रेंथन करना था। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हमें क्या करना था, मेंटेन करना था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका लगा करके इनको अपने में मर्ज करा रहे थे। ठीक है, डिफिकल्ट केसेस फॉर एसेशन। अब देखिए कौन कौन सबके सब मान गए थे, लेकिन ये 3-4 बदमाश जो है ना, ये जूनागढ़ हो गए, हैदराबाद हो गए, मणिपुर हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, ये 4 बदमाश अभी भी नहीं माने। अब इनके साथ प्रॉब्लम होने लगी थी। ठीक है, तो देखिए जूनागढ़ का क्या सीन था। जूनागढ़ में जो थे वहाँ पर जो रूलर थे वो बोल रहे कि नहीं मैं आप इंडिपेंडेंट रहने लगूंगा। फिर बाद में बोलने लगे क्या कि मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। तो अरे वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उनके अगेंस्ट चली गई। वहाँ पे मेनली हिंदू पॉपुलेशन थी, अब कैसे पाकिस्तान के साथ मिल सकते हो। तो वहाँ पे जब जूनागढ़ के जो रूलर्स थे उनके जब अगेंस्ट चली गई पूरी तरीके से पब्लिक, तो वहाँ पर प्लेबिसाइड कराया गया। प्लेबिसाइड मतलब होता है कि क्या आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो या इंडिया के साथ जाना चाहते हो। इन दोनों के साथ दोनों में प्लेबिसाइड कराया गया और मेजॉरिटी लोग क्या किए, प्लेबिसाइड में जो रिजल्ट आया वो इंडिया के पक्ष में आया और इंडिया को लोग ज्वाइन करना चाहे। तो प्लेबिसाइड से जो चीज़ें हैं सॉल्व करके जूनागढ़ को हमने क्या किया, इंडिया का पार्ट बना लिया। ठीक है, हैदराबाद एंड मणिपुर की हम लोग कंडीशन देखेंगे। अब हैदराबाद और मणिपुर की कंडीशन देखेंगे। अब तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग हैदराबाद और मणिपुर का नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग हैदराबाद और मणिपुर की जो चीज़ों को 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है आप एनसीईआरटी से मैच करते हुए चलिए। इंटीग्रेशन ऑफ द हैदराबाद देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी हैदराबाद के साथ। हैदराबाद जो था वो सबसे लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था। कई लोग बोलेंगे जम्मू कश्मीर से ही बड़ा, हाँ जम्मू कश्मीर से ही बड़ा उस समय हैदराबाद का जो प्रिंसली स्टेट था, बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा उस समय प्रिंसली स्टेट था। वहाँ पर जो रूल कर रहे थे निजाम, अब निजाम जो थे वो थोड़े से बिगड़ैल किस्म के थे। उन्होंने बोला कि ना मैं इंडिया को ज्वाइन करूंगा ना मैं पाकिस्तान को ज्वाइन करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं तो इंडिपेंडेंट रहूंगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ गई। सपोज दैट दोस्तों देखिए ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर है हैदराबाद। अब हैदराबाद को अगर हम लोग फ्री छोड़ दें तो कैसे फ्री छोड़ देंगे। ठीक है, ये अपने फ्लाइट लेकर किधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे। कैसे फ्लाइट लेकर के जाओगे, अगर आप लैंड रूट से जाओगे तब भी मेरे एरिया से जाओगे, कैसे हम जाने देंगे हम अपने एरिया से। तो आप बीच में रह रहे हो हमारे, वो भी आज से नहीं लाखों सालों से हम लोग साथ में रह रहे हैं, सब लोग एक साथ रह रहे हैं और आज उठ के कहोगे कि हमको क्या बनना है, फ्री स्टेट बनना है, तो हम बनने देंगे। अगर आप कोस्टल एरिया में रहते तो मैं तो आपको कोस्टल एरिया में रहो चाहे कहीं भी रहो, समुद्र के बीच में रहो, तब भी आपको फ्री होने की इजाज़त मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन बीच में करके आप कैसे डिमांड कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं नहीं, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है कि आपको मैं अलग तरीके से कंट्री बनाने दूं या पाकिस्तान में ज्वाइन होने दूं, आपको इंडिया में ही ज्वाइन करना पड़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको ब्राइब देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको ऑटोनॉमिक के तौर पे बोलते हैं कि ऑटोनॉमी दिया जाएगा, आपको काफ़ी सारा प्रीवी पर सुविधा दी जाएगी, लेकिन ये नहीं मानते हैं।
तो उसके बाद से फिर ये क्या करते हैं, बोलते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लीजिए। कई बच्चों को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट समझ में नहीं आता है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वो होता है कि जो जैसा है उसको ऐसे ही चलने दीजिए। तो स्टैंड स्टिल सरदार वल्लभ भाई पटेल भी सोचते हैं चलो थोड़े दिन की बात है, इनको तो बाद में हमको लेना ही है, तो कुछ दिन के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को नवंबर 1947 में क्या किया, साइन कर लिया। उसके बाद से फिर क्या किए, जैसे ही स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता है, निजाम के अगेंस्ट क्या होता है, वहाँ पर हैदराबाद कांग्रेस की एक विंग होती है, कांग्रेस की पार्टी पूरे इंडिया में थी, तो हैदराबाद कांग्रेस क्या करती है, पीजेंट्री मूवमेंट लॉन्च कर देती है वहाँ पे। वो बोलती है कि पीजेंट के साथ जो हैदराबाद का निजाम है वो एट्रोसिटी कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहा है। और निजाम जो थे उस समय पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सनालिटी थे, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सनालिटी कोई था पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट रूलर, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कोई रिचेस्ट रूलर था तो उस समय हैदराबाद का निजाम था। तो हैदराबाद की कांग्रेस क्या बोलती है कि हैदराबाद का सारा पैसा ये निजाम के पास जा रहा है, वो पीजेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, पीजेंट के पास खाने के तक के पैसे नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट को वुमेंस ने भी ज्वाइन कर लिया, जो वहाँ पर वुमेंस होती हैं वो भी ज्वाइन कर लेती हैं प्रोटेस्ट को। फिर एक तरीके से प्रोटेस्ट पूरे हैदराबाद में फैल जाता है। और कम्युनिस्ट पार्टी जो वहाँ की होती है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी क्या करती है, इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से सपोर्ट कर देती है। तो कम्युनिस्ट पार्टी, हैदराबाद कांग्रेस, वुमेन, पीजेंट, वर्कर्स सब मिलकर के स्ट्राइक कर देते हैं, किसके अगेंस्ट में, निजाम के अगेंस्ट में। निजाम को ये लगता है कि ये सारा चीज़ कौन करा रहा है, कांग्रेस करा रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे हैं। निजाम अपनी आर्मी जो होती है रजाकार जो होती है वो अपनी एग्रेसिव आर्मी होती है, मेनली इसमें मुस्लिम्स होते हैं, तो मुस्लिम पर अटैक करने के लिए बोलती हैं। तो मेनली जो वहाँ पर हिंदू प्रोटेस्टर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, कम्युनल तरीके से हिंदू को मारने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा वायलेंस करने लगते हैं, मास किलिंग होने लगता है, कम्युनल अटैक करने लगते हैं, वुमेन्स के साथ रेप करने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंडीशन वहाँ पर ख़राब हो जाती है। सितंबर 1948 में जब देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सीन चल रहा है वहाँ पर, तो वो इंडियन आर्मी को बोलते हैं कि जाओ ऑपरेशन करो वहाँ पे। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन का नाम था पोलो। ऑपरेशन पोलो इंडियन आर्मी चलाती है और सिर्फ 5 दिन के अंदर क्या करती है, 5 दिन के अंदर क्या करती है, निजाम को सरेंडर करा देती है। निजाम की जो आर्मी होती है, रजाकार आर्मी, वो क्या करती है, सरेंडर कर देती है। रजाकार आर्मी क्या करती है, सरेंडर कर देती है और हैदराबाद ऑफिशियली क्या होता है, इंडिया का पार्ट बन जाता है। तो ये हमारा हैदराबाद हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारे पास है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट हमारे टॉपिक क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर इनटू इंडिया। मणिपुर को कैसे हमने इंटीग्रेट किया था इंडिया में, उसकी बात है हमारे पास। तो मणिपुर को हमने कैसे इंटीग्रेट किया था, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। देखिए, मणिपुर में एक राजा थे, महाराजा बोध चंद्र सिंह, इनका नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है, ठीक है, महाराजा बोध चंद्र सिंह, ठीक है। तो महाराजा बोध चंद्र सिंह ने क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एनेक्सेशन जो था, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता था, एक तरह का लेटर होता था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल लेकर के जाते थे, उसमें कई सारे क्लॉज लिखे होते थे। अब इसमें ये क्लॉज ये होता था कि आपको इंडिया के साथ क्या करना है, एसेसन करना है, मतलब इंडिया को क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। तो महाराजा बोध चंद्र सिंह क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन को साइन कर देते हैं, लेकिन वो क्या मांग लेते हैं, देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। वो इंटरनल ऑटोनॉमी मांग लेते हैं, मतलब इंटरनली रूप से पूरी तरीके से फ्री भी रहेंगे, लेकिन बॉस कौन रहेगा, इंडिया रहेगा। मतलब जैसे ब्रिटेन होता था फिर भी प्रिंसली स्टेट थे, तो बोलते हैं हम प्रिंसली स्टेट रहेंगे, लेकिन ब्रिटेन की तरीके से जैसे थे वैसे आप रहिएगा, बॉस आप रहिएगा, लेकिन हम इंटरनल ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है। तो उस समय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, ठीक है, साइन हो जाता है। जून 1948 में क्या हो जाता है, मणिपुर क्या हो जाता है, फर्स्ट रीजन टू होल्ड इलेक्शन। मणिपुर में क्या कराया जाता है, इलेक्शन कराया जाता है। तो देखिए, इंडिया में जो इलेक्शन हुआ है 1951 में हुआ है, लेकिन मणिपुर एक ऐसा स्टेट है 1948 में ही वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सबको वोट देने का राइट दे करके, सबको वोट देने का राइट दे करके, जो 21 प्लस थे, 18 प्लस थे, उनको वोट देने का राइट दे करके इलेक्शन करा दिया जाता है। और वहाँ पर क्या आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है, मतलब एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया और राजा भी है। राजा कौन है, महाराजा बोध चंद्र सिंह। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ओके। अब यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल धीरे धीरे फोर्स करते हैं कि आप कर लो, मर्ज कर लो, इंडिया में पूरी तरीके से मर्ज कर लो, ये जो इंटीग्रल ऑटोनॉमी लेकर के रखे हुए हो ये सही नहीं है, आप इसको मर्ज कर लो। अब यहाँ पर देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में कई सारी पार्टियाँ होती हैं, कई सारी पार्टियाँ आज भी, उस समय वहाँ पर मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में काफ़ी ढेर सारी पार्टियाँ थी। तो एक जो पार्टी थी, कुछ पार्टी क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी कि नहीं, हमें इंडिया को पूरी तरह से ज्वाइन नहीं करना है। लेकिन जो कांग्रेस थी वहाँ पर, मणिपुर कांग्रेस जो थी, मणिपुर कांग्रेस ने क्या किया, सपोर्ट किया कि किसको ज्वाइन करना है, इंडिया को, ठीक है। अदर पार्टी ने क्या किया, अपोज किया, ठीक है।
तो उसके बाद से सितंबर 1949 में क्या करते हैं, महाराजा जो बोध चंद्र सिंह हैं वो क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन को क्या करते हैं, साइन कर देते हैं और मणिपुर क्या हो जाता है, इंटीग्रल पार्ट बन जाता है इंडिया का। लेकिन देखिए अब यहाँ पर इशू क्या क्रिएट हो जाता है, कई वो लोग क्या बोलते हैं, आज भी मणिपुर क्यों हमेशा टेंशन में रहता है, मणिपुर क्यों जलता रहता है। वहाँ के लोग बोलते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली जब नहीं चाह रही थी तो मणिपुर का मर्जर कैसे कर दिया गया इंडिया में। और इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपके महाराजा जो हैं, हमारे महाराजा जो उस टाइम पे थे, महाराजा बोध चंद्र सिंह, उन्होंने साइन करके दिया हुआ है, इसलिए मणिपुर हमारा पार्ट है। तो देखिए आज भी ये टेंशन चलता रहता है वहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ गए हैं। देखिए हमारा जो लास्ट जो हमारा हेडिंग है एनसीईआरटी का, वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब हमारा स्टेट में क्या हुआ, 565 को हमने क्या किया, तो पूरी तरीके से यूनाइट कर लिया। हमने चैलेंजेस भी देख लिए, क्या क्या चैलेंजेस थे उस टाइम पे। अब हम क्या करते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया को देख लेते हैं कि कैसे इंडिया को रीऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ हेडिंग में इसको पूरा बांट रखा है इस टॉपिक को। तो नीड फॉर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, अब स्टेट को क्या करना था, स्टेट की क्या करनी थी, बाउंड्रीज को हमें क्या करनी थी, डिफाइन करनी थी। स्टेट की बाउंड्री की डिफाइन करनी थी। देखिए जब ब्रिटिशर्स थे ना, तो ब्रिटिशर्स जब थे, एक मिनट रुकिए मैं इंडिया बनाता हूँ। जब ब्रिटिशर्स जब थे, सपोज दैट ये इंडिया है, तो वो बाउंड्री किसी भी तरीके से डिसाइड कर देते थे, किसी भी तरीके से बाउंड्री डिसाइड कर देते थे इंडिया के स्टेट का, कि ये स्टेट इधर, ये स्टेट इधर, ये स्टेट इधर। वो कोई भी कल्चर का, भाषा का, डाइवर्सिफाई का, कि ये लैंग्वेज के हिसाब से बॉर्डर को बांटो, तमिल बोलने वाले को तमिलनाडु बनाओ या पंजाबी बोलने वाले को पंजाब में मिलाओ, ये चीज़ का ध्यान नहीं रखते थे। वो सिर्फ रिसोर्सेज देखते थे अपना, वो सिर्फ अपना काम देखते थे, वो सिर्फ डिवाइड करते थे लोगों को। तो डिवीजन करने के लिए वो किसी भी तरीके से बाउंड्री बांट के रखे हुए थे कि ये स्टेट का कोई बाउंड्री समझ में ही नहीं आता था कि कौन से लैंग्वेज बोलने वाले कहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी का भी कोई ख्याल नहीं है, लिंग्विस्टिक का लैंग्वेज बोलने वाले को भी कोई ख्याल नहीं है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। अब यहाँ पर लोग डिमांड करने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर लोग डिमांड करने लगे, किस चीज़ का लोग डिमांड करने लगे, डिमांड इस चीज़ का लोग करने लगे कि अब हमें क्या करिए, बाउंड्री अच्छे तरीके से बना करके दीजिए, जिसमें तमिल बोलने वाले लोग तमिलनाडु में रहें, पंजाब बोलने वाले लोग पंजाबी में रहें, मराठा बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में रहें। इस तरीके की डिमांड आने लगी। तेलंगाना की डिमांड आने लगी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले लोगों की डिमांड आने लगी, अलग लैंग्वेज बना करके दीजिए। ठीक है, हर जगह पर रीजन के वाइज लैंग्वेज, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम तो ब्रिटिशर्स ने क्रिएट कर रखा था, क्योंकि ब्रिटिश ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कल्चर को ध्यान में न रखते हुए, उन्होंने कल्चर को ध्यान में लेकर, नॉट कल्चर और नॉट ए लिंग्विस्टिक फैक्टर, सिर्फ उन्होंने अपना बांटा किस था, ब्रिटिश एरा ने डिवीजन कैसे किया था, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखा था और अपने प्रॉफिट को ध्यान रखा था, डिवाइड एंड रूल को ध्यान में रखा हुआ था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रही थी उस टाइम पे, और सारे लोग डिमांड करने लगे उस समय पे कि फिर से बाउंड्री बनाई जाए, फिर से तमिलनाडु के लिए तमिल बनाया जाए, आंध्र प्रदेश लोग तेलुगु के लिए, तेलुगु वाले लोग आंध्र प्रदेश के लिए वो करने लगे। सब लोग बोलने लगे कि नए नए स्टेट बना करके दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि कांग्रेस ही पावर में थी। तो देखिए कांग्रेस ने आज़ादी से पहले 1947 के पहले, जब 1920 का टाइम चल रहा था, तो कांग्रेस ने बोल रखा था कि अभी ब्रिटिशर्स पावर में है, ब्रिटिशर्स अपने एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप लोग को वो कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम पावर में आएंगे आपको लिंग्विस्टिक के हिसाब से, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको क्या करेंगे, आपको हम बना करके देंगे, और आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको स्टेट बना करके देंगे जिस दिन हम पावर में आएंगे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जब 1947 आ जाता है तो सारे लोग डिमांड करने लगते हैं, तेलुगु वाले डिमांड करने लगते हैं, तमिल डिमांड करने लगते हैं। अब जो आपने 1922 में नागपुर सेशन में बोला हुआ था उसको आप करके दो और हमें बना करके दो स्टेट। अब ठीक है, लेकिन अब जब आफ्टर पार्टीशन क्या हो जाता है, नेहरू डर जाते हैं, क्योंकि पार्टीशन उन्होंने देखा हुआ था, इस तरीके से मास किलिंग देखी हुई थी, तो कोई भी लीडर डर जाएगा। तो वो बोलते हैं नहीं, अभी के टाइम के लिए थोड़ा सा क्विट करते हैं, अभी के टाइम पे हम स्टेट नया नहीं बनाएंगे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, नहीं तो पता चले तमिलनाडु ही अलग कंट्री बना ले, आंध्र प्रदेश ही अलग कंट्री बना ले। तो ये सारी चीज़ें भी उस समय सीन में देखने चल रही थी। तो इसलिए बाद में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है वो डिनाई कर जाती है कि नहीं, स्टेट को हम लोग लिंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मूवमेंट चलने लगता है, तेलुगु आंध्र प्रदेश के लोग मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। कौन सा, विशालांध्रा मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। विशालांध्रा मूवमेंट, विशाल आंध्रा मतलब विशाल बड़ा सा आंध्र प्रदेश बना करके दीजिए, और किसके लिए, केवल तेलुगु बोलने वाले लोग आंध्र प्रदेश में रहेंगे, विशालांध्रा मूवमेंट। और इन लीडर का नाम याद रखिएगा, बहुत ही फेमस लीडर है पोंटी श्रीमल्लू। ये 56 दिन के हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक आप विशालांध्रा मूवमेंट को सक्सेसफुल नहीं कर लेता हूँ, जब तक आप तेलुगु स्टेट बना करके नहीं देते हो। और इनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद से पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश जलने लगता है, पूरा
पूरा पूरा आंध्र प्रदेश के लोग रोड पर आ जाते हैं, तोड़ फोड़ मचा देते हैं, स्ट्राइक हो जाती है, फैक्ट्री क्लोज हो जाती है, स्टूडेंट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद से फोर्स किस पर पड़ता है? इंडियन गवर्नमेंट पे। तो फॉर्मेशन कर दिया जाता है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद से आंध्र प्रदेश का दबाव में आकर के पोंटी श्रीमल्लू के मरने के बाद क्या किया जाता है? नया आंध्र प्रदेश को बना दिया जाता है। और सबसे पहले लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनने वाला जो स्टेट है आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद से जब आंध्र प्रदेश बन जाता है तो लोग डिमांड करने लगते हैं कि मुझे भी चाहिए स्टेट, मुझे भी चाहिए स्टेट। मराठा बोलते हैं मुझे भी चाहिए, तमिलनाडु बोलता है मुझे भी चाहिए। तो यहाँ पर सबकी डिमांड को देखते हुए एक एक्ट बनाया जाता है। एक्ट कहाँ से पास होता है? पार्लियामेंट से पास होता है। अब यहाँ पर स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बोलता है कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में, आंध्र प्रदेश बनता है 1952 में। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाते हैं पहले नेहरू कि बताओ, स्टडी करो इस इशू पे, ये बताओ कि बनाना ठीक है कि नहीं ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है इंडिया फिर से डिवाइडेड हो जाएगा। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो 1953 की होती है वो अपनी रिपोर्ट देती है, कहती है नहीं आप इसको बना सकते हो, स्टेट को नए तरीके से बना सकते हो, लैंग्वेज के हिसाब से ही बना सकते हो। तो फिर जब वो रिपोर्ट आती है तो उसको ये पार्लियामेंट में पेश करते हैं नेहरू, और पार्लियामेंट में पेश करने के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाते हैं। और उसमें उन्होंने कई सारे स्टेट को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाया। कौन से? 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बना करके 1956 में इंडिया को दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आती होगी कि क्या इससे नेशनल यूनिटी टूटी नहीं? क्या इंडिया डिवाइडेड नहीं हुआ? देखिए यहाँ पर नेहरू की सोच गलत साबित हो जाती है, हमारे विजनरी लीडर की सोच कई बार गलत साबित हो जाती है कि इम्पैक्ट ऑन द नेशनल यूनिटी उससे वीक नहीं हुई। आज भी हमारा तमिलनाडु हमारे साथ है, आंध्र प्रदेश भी पूरी तरीके से इंडिया के साथ यूनाइटेड हुआ और हमारी स्ट्रेंथन यूनिटी हुई और हमारे बाउंड्री को फिर से रिमार्क करने का उसका इंडिया को फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, जितना ज़्यादा हमारे पास डाइवर्सिटी है, हमारी विविधता जो है, डाइवर्सिटी जो है, उसी से हम जो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं, और ज़्यादा रीजनल लीडरशिप बढ़ रही है, नेशनल यूनिटी बन रही है। मतलब हम लोग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट बनाने के बाद और ज़्यादा हमारी बॉन्डिंग क्या हुई है? स्ट्रांग हुई है। तो पूरा चैप्टर हम लोग का यहीं पर कंप्लीट होता है। आप हमें कमेंट में करके बताइए कि कैसा लगा आप लोग को। देखिए दोस्तों, 40 मिनट के अंदर मैंने आपको पूरा चैप्टर पूरा डेडिकेशन के साथ कंप्लीट कर दिया है। एक भी टॉपिक आप लोग का छूटने नहीं दिया हूँ जो इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना सिर्फ ये, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए और कर लीजिए, कहीं से क्वेश्चन वाले इस चैप्टर को कर लीजिए, नोट्स को 2 बार पढ़ लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पीडीएफ भी मांग सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। 40 मिनट में चैप्टर कंप्लीट करा करके दे दिया हूँ, ठीक है। और भी कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो, ठीक है। तो फिर थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।